और अब खबरें तफसील से। अहमदाबाद के जोहापुरा सरखेज इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पानी न मिलने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने पानी की सप्लाई का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान लोगों ने कॉरपोरेशन और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचकर पानी की मांग के हवाले से कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम पेश करेंगे। अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही कि लोग एहतजाज कर रहे थे, उनके क्या कुछ मुतालबात है? जी मुरज्जा, जिस तरीके से देखें अहमदाबाद का जूहापुरा और सरखेज इलाका, ये इलाका अपने आप में इस तरीके से मशहूर है क्योंकि यहाँ पर जो 2002 के फिरकावाराना फसादात के मुतासरीन है वो बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं। और अगर अहमदाबाद की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की अहमदाबाद का सरखेज और जूहापुरा इलाका माना जाता है। इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही साथ पानी की किल्लतों का भी सामना लोगों को कई सालों से करना पड़ रहा था और पिछले 5 सालों से लगातार पानी ना मिलने की वजह से कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं, मेमोरेंडम कर चुके हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से एक रैली का एहतमाम किया गया और उस रैली में आर पार की लड़ाई के साथ में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। लेकिन अभी ये जो रैली अहमदाबाद के एलिस ब्रिज इलाके से निकली थी और उसके बाद में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने पहुंच गई है और लोग जो है वो गेट के बिल्कुल बाहर बैठकर कॉरपोरेशन के खिलाफ, मेयर के खिलाफ और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं और कमिश्नर हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी तरीके से कोई मुलाकात नहीं हुई है, इन लोगों से किसी तरीके से कोई बात नहीं हुई है। ये लोग अपना एक मेमोरेंडम भी लेके आए हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कॉरपोरेशन से जुड़े जो लोग हैं वो इनसे मुलाकात नहीं की है और इसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में कॉरपोरेशन के बाहर ही बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी आरिफ, और पहले भी लोग इस पूरे मामले पर, खासतौर से पानी के मामले को लेकर एहतजाज करते आ रहे हैं, तो तब से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, जिस तरीके से देखें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हर बार ये वादा किया जाता है कि आपको पानी दिया जाएगा और जल्द ही पानी दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें अहमदाबाद के जूहापुरा और सरखेज इलाके की तो यहाँ पर पानी के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो गुजरात हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं और गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था कि जो वहाँ के लोग हैं उनको पानी मुहैया करवाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। लेकिन पिछले 5 सालों से अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं उनको पानी के लिए परेशान होना पड़ता है और जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो लोगों को कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दावा किया जाता है कि अहमदाबाद मेगा सिटी बनने के तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब अहमदाबाद के सरखेज और जूहापुरा में जाते हैं तो विकास नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आती और आज भी वहाँ पर टैंकर राज नजर आता है। तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन जो दावे करती है पानी मुहैया करवाने का वो बार बार बिल्कुल नाकाम साबित होता नजर आता है। जी बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में अब तक पुलिस 4 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी है। तशद्दुद का मास्टरमाइंड बजरंग दल का जिला कन्वीनर योगेश राज अब तक फरार है। नामजद योगेश राज के फरार होने की तस्दीक एडीजी प्रशांत कुमार ने की है। योगेश की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या योगेश की गिरफ्तारी के ताल्लुक से पुलिस पर सियासी दबाव बनाया जा रहा है या हिंदू तंजीम से जुड़े होने की वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार करने में कोताही बरत रही है। लेकिन इन सवालों का जवाब पुलिस की जानिब से नहीं आ रहा है। यूपी के डीजीपी ने बुलंदशहर तशद्दुद मामले में साजिश का शक जाहिर किया है। डीजीपी ने न्यूज़ 18 से खसूसी बातचीत के दौरान कई अहम पहलुओं पर बात की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। बुलंदशहर की घटना के बाद जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी रिपोर्ट तलब की, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने भी पूरी रिपोर्ट तलब की और लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन से लोग थे और साजिश कहां से शुरू हुई। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं डीजीपी ओपी सिंह साहब। सर, क्या लगता है आपको इस पूरी घटना में? देखिए, अब तक घटना को 48 घंटे हो गए हैं। 3 दिसंबर की यह घटना है और हम लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो गोकशी के ऊपर किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया है
और दूसरी घटना जो हमारी पुलिस की ओर से दर्ज हुआ है, जिसमें भी कुछ लोगों को नामजद किया गया और कई लोगों को अज्ञात भर में उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की ही सिर्फ नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र है। और हम अब रिवर्स पुलिसिंग में चलेंगे। अभी तक के इनिशियल विश्लेषण से और इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है कि इसमें कोई बहुत ही साजिश की बात है जो कतिपय व्यक्तियों द्वारा की गई है। आफ्टर ऑल ये क्या बात थी कि ये 3 दिसंबर को ही ये घटना हुई। आफ्टर ऑल ये क्यों सोचा जा रहा है कि उसमें गोकसी की घटना हुई, गायों को काटा गया, उनके शव को, उनके मांस को वहाँ लाया गया और एक जगह एक किसी बाहुल्य क्षेत्र में रखा गया। तो इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे और हमने अपने STF को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये लगा दिया है कि सबसे पहले हमें इस षड्यंत्र का पता लगाना है और इस ओर देखना है कि क्या कारण है कि ये घटना घटी। मात्र इसको लॉ एंड ऑर्डर की घटना समझकर यदि हम उसको श्रग ऑफ कर देंगे तो हम तह तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस तरह की जो गोकशी की घटनाएं हुई हैं उसके पीछे कौन कौन से तत्व थे, किन किन तत्वों ने इस दिन को चुना है और कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने इस स्थान को चुना है, उनकी क्या रणनीति रही होगी। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों पर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें एक षड्यंत्र का पता चलेगा और मैं समझता हूं कि यही मैं करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कल बैठक की, आप लोगों से बातचीत होगी, लगभग 2 घंटे बैठक चली, तो उनका क्या व्यू रहा होगा? वो भी जो अब तक बात निकल कर आई, जो हम लोगों की बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने हमसे जांच पड़ताल की कि क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस हुआ है और उनका प्रेस स्टेटमेंट आया हुआ है। मैं समझता हूँ काफ़ी स्पष्ट है वो कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस साजिश का पता चले और इस षड्यंत्र का हो और ऐसी घटनाएं क्यों हुई और क्यों उस स्थान को चुना गया और क्यों उस तिथि को चुना गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता नहीं कि पूरी घटनाएं प्रायोजित थी? जो लोग आए थे उनके पास असलहे थे, उनके पास हथियार थे, पुलिस के भी वेपन्स लूट गए, हत्या कर दिए, तो बहुत बड़ी साजिश थी। 15 लाख की एक भीड़ भी वहां लेडी मौजूद थी, वो भी चुनौती थी। नहीं, उससे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये गोकशी की घटना क्यों हुई, उस घटना के पीछे कौन तत्व थे और उस घटना को वहां पे लाकर अंजाम क्यों दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इशू इंटायरली अलग है और ये जो कॉन्स्पिरेसी या जो षड्यंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता नहीं कि जो बुरी घटना थी इसके पीछे बड़ी साजिश की जा रही थी? 30 किलोमीटर दूर लाके गोमांस को फेंका गया, एक बड़ी दंगे की एक तरीके से कहा जाए पुनरावृत्ति। और जब 6 दिसंबर अयोध्या का जो विध्वंस का दिन होता वो नजदीक था। बिल्कुल, इन सभी चीज़ों पर मेरी नज़र है और मैंने अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, अपने STF को इसी बात के लिए लगाया है कि षड्यंत्र का पर्दाफाश करना और उन लोगों के, उन तत्वों के पीछे आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी है। कई लोगों को नामजद किया गया है, तो उस दिशा में भी आपकी टीम काम कर रही है? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो इशू है, लेकिन हमें उस इशू की जांच करनी है कि आखिर गोकसी कैसे हुई और गोकसी के पीछे कौन कौन से लोग थे, इतनी दूर लाके गोमांस को क्यों फेंका गया। और जब अयोध्या का विध्वंस का दिन आने वाला था तो 3 दिसंबर को घटना क्यों की गई, कई सारे बिंदुओं की जांच हो रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही निर्देश दिया गया और DGP खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि असली हत्यारों तक कब पहुंच जाती है पुलिस और जैसे ही उन तक पहुंचेगी शायद इस पूरी घटना का और साजिश का जो पर्दाफाश है वो हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, अभी तो 3 तरह की जांचें चल रही हैं। आज जो ADG इंटेलिजेंस की रहनुमाई में एक कमेटी बनाई गई है, वो आज रात तक रिपोर्ट सौंपेगी शासन में। एक SIT जो गठित की गई है उसकी भी जांच चल रही है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इस पूरे मामले की चल रही है। अब इसी बीच CM की ओर से भी ऐसा कहा जाता है, DGP UP की ओर से भी कहा जाता है, ये पूरा जो मामला था बुलंदशहर का, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब ये भी यहाँ पे भी गवर्नमेंट और जो लोकल इंटेलिजेंस किसको फेल्योर कहना भी ठीक रहेगा कि अगर कोई साजिश थी भी तो आपको उसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। हर जिले में एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उनके पास अपने खुफिया विभाग होता है। अगर कोई साजिश ऐसी चल रही थी तो समय से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी। और सुबह जब ये सूचना आई थी उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एक्टिव क्यों नहीं हो पाया और वो कोशिश उनकी ऐसी कामयाब क्यों नहीं हो पाई कि ये घटना ज्यादा बढ़े ना। लेकिन इन दोनों ही मामलों में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था और लोकल इंटेलिजेंस था वो फेल साबित हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि अब एक मुकदमा जरूर पुलिस की ओर से जो कायम किया गया है, इंस्पेक्टर साहब इसमें शहीद हुए हैं और एक गांव का युवक भी मारा गया है।
अब दोनों तरफ से एक मुकदमा कायम, उसकी जांच की जा रही है। जो बताया गया था कि एक गांव में काउ स्मगलिंग हो रही थी और उसकी सूचना किसने दी थी, पूर्व प्रधान थे, तो अब उनसे बात की जरूर की जाएगी कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था। 3 दिसंबर के दिन को ही क्यों चुना गया, उसी समय को क्यों चुना गया जब वहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और वो धार्मिक कार्यक्रम समाप्ति की ओर था और वहां से लाखों लोगों को उसी सड़क से गुजरना था। तो तमाम ऐसे पक्ष हैं जो कि पुलिस की जांचें जो चल रही हैं, SIT और AD इंटेलिजेंस की जांचें हैं, उससे आगे साफ हो पाएगा। लेकिन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अब हर पुलिस और प्रशासन, सरकार की ओर से भी एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि हाँ, ये पूरा मामला एक साजिश के तहत किया गया था। जी बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने राजस्थान के समरपुर में एक अवामी रैली से खिताब के दौरान कांग्रेस को सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे हुए। उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। का काम करता था, हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। वहीं अगस्ता वेस्टलैंड और नीरव मोदी पर पूछे गए सवालों पर अमित शाह ने कुछ यूं जवाब दिया। मिशेल का एक्स्ट्राडिशन हुआ है, अपोजिशन का कहना है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्स्ट्राडिशन, अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है क्या? सर, जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशेल को लेकर अब सामने चीजें आई है, उसके बाद भी नीरव मोदी को लेकर क्या कुछ करने वाले। दूसरा, विजय माल्या सुबह से ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं तमाम बैंकों का कर्जा देने को तैयार हूं। तो सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूंगा, तैयार है तो भर देना चाहिए। तो सरकार क्या इसको लेकर आएगी? मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमें भर ही देना चाहिए। और ललित मोदी, हमारे समय में उनको भागना पड़ा है। कांग्रेस थी तब तक भागना नहीं पड़ता था, उनकी भाग बटाई चलती थी वहां पर। कांग्रेस लीडर शकील अहमद ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में PM मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह सारा मामला सियासी है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ है बात करने के लिए। शकील जी, अगस्ता वेस्टलैंड के मुख्य बिचौलिया जो है उनको प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार लेकर आ गई है। बड़ी उपलब्धि भारत सरकार इसको कह रही है। आज कोर्ट में पेशी भी होगी, कहा जा रहा है कई बड़े नेता कांग्रेस के फंस सकते हैं। देखिए, ललित मोदी जी नहीं आए, विजय माल्या नहीं आए, नीरव मोदी नहीं आए, प्रधानमंत्री के मेहुल भाई जो हजारों करोड़ रुपया लेके भागे, प्रधानमंत्री के भाई नहीं आए। उस आदमी को लाया गया जिसने पहले कई बार बयान दे दिया है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को फंसाने के लिए। मैं किसी हालत में कांग्रेस के नेताओं को नहीं फंसाऊंगा। तो ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, हम आप सब जानते हैं। अगर सचमुच ऑनेस्ट रहते कि जो भ्रष्टाचार जिसने देश का पैसा लूटा है, तो विजय माल्या जी को भागने के समय में डिटेन के बदले इन्फॉर्म नहीं लिखा जाता। CBI प्रधानमंत्री के निर्देश में काम करती है, उसी ने किया। ललित मोदी जी नहीं भागते, मेहुल भाई नहीं भागते, नीरव मोदी नहीं भागते, तो स्वाभाविक रूप से अपने जो उनके निकट के जिसके साथ मोदी जी और उनके लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया उनको भगा रहे हैं और फंसाने के लिए ऐसे आदमी को बुला रहे हैं जिसने दुनिया के सामने कहा है कि हम पर दबाव डाल रही है मोदी जी की CBI और जो दूसरी एजेंसीज हैं
कि हम बेकसूर लोगों का नाम फंसाए। देश पहचानता है, चूंकि हारने वाले हैं चुनाव, 11 तारीख के बाद और बेचैनी बढ़ेगी इनकी। अमित शाह ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी से ये भी कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी बिचौलिए की गिरफ्तारी के सहमत में नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है इस मामले पर? नहीं, कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो हमारा पैसा लेके भाग गया ललित मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, माल्या, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के नजदीक है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि सरकारी एजेंसी मोदी जी की सीबीआई और दूसरी संस्थाएं हम पर दबाव डाल रही हैं बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए, उसको आप पकड़ते हैं। और जो आपके नजदीक का देश का इतना हजारों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गया, उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे लाने के लिए गैर मामूली काम किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के दौर में रियासत में कोई फसाद नहीं हुआ। में ये एक रियलाइजेशन है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो काम नहीं किया, स्पेशली मुसलमानों के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, वो काम तेलंगाना में हुआ। एमआईएम पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर केसीआर ने उसको मंजूर किया। आज 50,000 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का हॉस्टल स्कूल अलग। एक एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। और सब दुनिया जानती है कि मुसलमानों का बिगेस्ट प्रॉब्लम इलिटरेसी है। वो काम हो रहा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है। हम जाके केसीआर से मिलके बोले, आज आपको जानकर खुशी होगी कि 2 साल में नियरली 900 मुस्लिम माइनॉरिटी बॉयज आर स्टडीइंग इन यूके। तेलंगाना में आइन असेंबली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। विकाराबाद की एसपीटी अन्नपूर्णा का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर अविनाश मोहंती फौरी तौर नए एसपी का ओहदा संभालेंगे। अविनाश 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इलेक्शन कमीशन ने टी अन्नपूर्णा को पुलिस हेडक्वार्टर से मुंसलिक किया है और उन्हें किसी भी इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सरेंडर नहीं करने वाले 4 मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए फिर से वारंट जारी किए हैं। 11 मुजरिम एहलकार सरेंडर कर चुके हैं। जिन 4 कसूरवारों के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं वो है रामवीर सिंह, बुद्धि सिंह, लीलाधर और बसंत बल्ब। गाजियाबाद के एसएचओ ने 4 का सरेंडर कराने के लिए 15 रोज की मोहलत तलब की है। 30 हजारी कोर्ट ने 4 कसूरवारों के जमानों को भी वारंट जारी किए हैं। अदालत अब इस मामले की समाअत 19 दिसंबर को करेगी। आठ मजहबी किताबों की कसम खाने वाले अजीत जोगी के अब ख्यालात बदलते नजर आ रहे हैं। जोगी ने कसम खाई थी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नदी तक पहुंचे नहीं हैं, नदी के किनारे पहुंचेंगे तब तय करेंगे कि नदी कैसे पार करना है। सुना आपने अजीत जोगी क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि अगर लहरों ने सरकार की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया तो फिर नदी पार करने का फैसला किनारे पर पहुंचने के बाद लेंगे। अभी तो नदी तक पहुंचे नहीं हैं, नदी के किनारे पहुंचेंगे तब तय करेंगे कि नदी कैसे पार करना है। 11 तारीख को परिणाम तो आने दीजिए। आप जो कह रहे हैं वैसी शायद आवश्यकता ही ना पड़े, तो 1 हफ्ते इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं। अजीत जोगी का ये ताजा बयान हमने आपको 2 मर्तबा इसलिए सुनाया क्योंकि ये वही जोगी हैं जिन्होंने वोटिंग से पहले 8 मजहबी किताबों पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। सुनिए जोगी साहब ने क्या कुछ कहा था। 8 धार्मिक ग्रंथों को साक्षी मानकर और
अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैं ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मृत्यु को स्पर्श करना अच्छा मानूंगा, बजाय इसके कि सांप्रदायिक और फांसीवाद ताकतों की प्रतीक भाजपा से गठबंधन करूं। सवाल है कि अगर जेसीसीजे और बीएसपी इत्तेहाद जादुई एदादोशुमार तक नहीं पहुंच पाया तो क्या नदी पार करने के लिए बीजेपी का दामन थामेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई है। ऐसे में माना जाता है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या फिर जोगी साहब अपनी कसम तोड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईवीएम की सिक्योरिटी का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। कमलनाथ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि काउंटिंग के दौरान हर राउंड का सर्टिफिकेट उम्मीदवारों के हामीन को दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हुकूमत हासिल करने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भोपाल में जीत के भरोसे से लबरेज कांग्रेस कारकुनान ने अभी से ही अवाम को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया के पोस्टर लगा दिए हैं। तो वहीं ईवीएम की सिक्योरिटी पर कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ की सरबराही में पार्टी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। कमलनाथ ने जिन जगहों पर ईवीएम के ताखीर से पहुंचने की शिकायत मिली, वहां के अफसरान को फौरन हटाने की मांग की है। साथ ही काउंटिंग के दौरान हर राउंड का सर्टिफिकेट देने की भी मांग की है। कहीं मशीनों में गड़बड़ी, कहीं मशीनें, कहीं पावर ऑफ, कहीं मशीनें होटल में पाई गई, ये सब बातें कही है। और हमने मांग करी है कि जिस जिस जगह ये घटनाएं हुई हैं उन अधिकारी को हटाया जाए और उनके नेतृत्व में काउंटिंग नहीं हो, ये हमने मांग करी है। हमने दूसरी मांग करी है कि पहला राउंड जब तक घोषित नहीं होता, जब तक हर पार्टी का उसमें सिग्नेचर नहीं होता, दूसरा राउंड नहीं शुरू किया जाए। कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आप रिजल्ट अनाउंस करिए, तब दूसरा राउंड स्टार्ट करिए। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वोटिंग के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया, उन मशीनों को स्ट्रांग रूम से हटाया जाए। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि ईवीएम के साथ जो अफसरान 48 घंटे तक गायब रहे, उन्हें काउंटिंग की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। पोलिंग हो जाए तो फिर उसके पश्चात जो ईवीएम इस्तेमाल नहीं हुई वो कहीं और जगह होनी चाहिए, लेकिन वो ईवीएम्स उन ईवीएम्स के साथ लगभग साथ रहती हैं जहां पोलिंग हो चुकी है और वो पोलिंग ईवीएम्स किसी जगह पे स्टोर होती हैं। तो ये कहा है कि जो जब पोलिंग खत्म हो जाए तो बाकी ईवीएम जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ वो कहीं और जानी चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। रियासत के कई जिलों में कांग्रेस कारकुनान ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के कारकुनान 3 शिफ्टों में तैनात हैं। प्रशासन पर पूरा भरोसा है, बीएसएफ लगा हुआ है। बाकी हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी निगरानी करते हैं, क्या पता क्या हो, कौन आ रहे हैं। कई लोग आते हैं जाते हैं, नाइट में भी आते हैं, हम लोग सिर्फ उनकी सुरक्षा देखते हैं। बाकी ईवीएम की सुरक्षा हमारी बीएसएफ कर रही है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस की ये मेहनत और कोशिश कितनी रंग लाएगी, ये तो 11 दिसंबर को ईवीएम के खुलने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह के जरिए बनाई गई सुरंग का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुरंग के अंदरूनी हिस्से को दिखाया गया है। सुरंग में बिजली, वेंटिलेशन पाइप और कम्युनिकेशन केबल भी मौजूद है। इस्राएली फौज के मुताबिक ये सुरंग 200 मीटर लंबी है। इस्राएल हिजबुल्लाह के जरिए बनाई गई सुरंगों को तबाह करने के लिए कल से फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की जानिब से इस मामले में अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इस्राएल ने हिजबुल्लाह को इस्राएली सरहद से दूर रहने की धमकी दी है। This morning, the Israel Defense Forces launched a campaign to expose and neutralize a network of terror tunnels on our northern border with Lebanon. These cross-border terror tunnels were built by Hezbollah with direct support and funding from Iran. They were built with one purpose in mind: to attack and murder innocent Israeli men, women, and children.
This is a grave violation of Israel's sovereignty and a gross violation of UN Security Council Resolution 1701. It is an unacceptable act of wanton aggression. मैक्सिको में मौजूद तारकीन वतन बेहतरीन जिंदगी की चाह में किसी भी तरह से अमरीकी सरहद में दाखिल होने की ताक में है। एक खातून अपनी बच्ची के साथ अमरीकी सरहद में दाखिल हो गई है। खातून सरहदी दीवार के नीचे जमीन खोदकर अमरीकी सरहद में दाखिल हो गई। खातून का कहना है कि वो अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी देना चाहती है क्योंकि उसका मुल्क अब रहने के लायक नहीं है।